औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम डायनामिक्स, और उसका लेक्चर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक के। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Encircle the correct answer from the given choices. Clear? Newton's first law of motion is valid only in the absence of force, net force, friction, momentum. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी, सवाल समझ आया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। न्यूटन का पहला कानून हरकत जो है वो वैलिड है। वो वैलिड है। वैलिड का क्या मतलब है जी? वैलिड का क्या मतलब है? दुरुस्त है। दुरुस्त है। ओनली सिर्फ और सिर्फ तब, या ओनली सिर्फ और सिर्फ इन द एब्सेंस, गैर मौजूदगी में। तो सवाल समझ नहीं आता, जवाब क्या दोगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड, या वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, फ्रिक्शन या मोमेंटम। तो नेट फोर्स। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन force, net force, mass, velocity of the body. Mass. A boy jumps out of a moving bus. एक लड़का जो है वो छलांग मारता है एक हरकत करती हुई गाड़ी से। There is a danger for him to fall. उसके लिए खतरा है गिरने का। अब एक लड़का जो उसने जंप मारा चलती हुई गाड़ी से, उसने जंप मारा। If this is the bus and this is moving in this direction with velocity v, और लड़का जो है यहां से जंप मारता है बाहर सीधा। मुझे बताएं बच्चा किस सिमत में गिरेगा? इस सिमत में, इस सिमत में, इधर या पीछे को? जी आप बताएं, आप बताएं। आप इस साइड में बच्चा, बस इधर को जा रही है तो उसने बार जंप मारा तो इधर को गिरेगा। जब गाड़ी ब्रेक मारती है तो किधर को गिरते हो? जहां टिक लगा उस सिमत में या पीछे की सिमत में? अब चलती हुई गाड़ी से बच्चा छलांग मारेगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो स्पीड गाड़ी की है वही उसकी, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन गाड़ी की है वही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। भैया जैसे ही छलांग मारेगा तो जिस्म किधर को मूव करने की कोशिश करे तो गिरेगा भी किधर को? अल्लाह आप बच्चों पे रहम करना। जो डायरेक्शन आप कभी छलांग मारी है सुजुकी से, तो अगर सुजुकी से बाहर के सिम में मूव करके छलांग मारो तो सर के बल पीछे को गिरते हो, जिधर को सुजुकी जा रही होती है। वजह क्योंकि भाई आपकी पूरी बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन है। बस लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना नहीं है। मैं गिर चुका हूं इसलिए बता, मैं ये सर चुलवा चुका हूं, मैं यहां कट लगा हुआ है,
किस पे? क्या बाप भागा, तांगे से गिरा ना, तांगा आगे जा रहा था, अरे पीछे को छलांग मारी। पता नहीं था कि जिस रफ्तार से टांगा जा रहा उसी से मैं भी जाऊँ, छलांग मारी। जब नीचे उतरा तो पता चला मुझे कुछ चीज पीछे को खींच रही है, मैं पता नहीं क्या खींच रहा। दुड़म जब सर पीछे लगा ना, टन की आवाज आई। उस वक्त समझ नहीं आया। जब 9th क्लास पढ़ी सर ने बताया ये इनर्शिया था जब तुझे पीछे, फिर दोबारा दिमाग में टन हुआ याद, अच्छा वो टन इस वजह से हुआ था। तुम तो भूल जाते हो, है ना? नहीं समझ आया? जो डायरेक्शन आप मोशन होगी उस लड़के की बॉडी यही चाहेगी उसी डायरेक्शन में मूव करे। अगर तो वो काबू कर पाया तो ठीक, ना काबू कर पाया तो इंशाल्लाह लुटनियां खाता हुआ गाड़ी की डायरेक्शन में जाए, पलटियां खाता हो जाए और साइड में गिरेगा ऐसे। इसलिए जब भी बस से उतरते हो तो बस की डायरेक्शन में मुंह करके उतरो और थोड़ी देर उसके साथ भागना पड़ता है। अगर जंप मार के रुक जाओगे तो मुंह के बल नीचे गिरोगे, अगर सीधी छलांग मारोगे तो साइड के बल गिरोगे, और अगर जिधर को बस जा रही है उधर को नहीं, पीछे को मुंह करके छलांग मारोगे तो इंशाल्लाह घिस जाओगे। सुजुकी से कभी भी बाहर के सिम में मुंह करके मत उतरो। जब चलती सुजुकी से उतरना होता है तो पहले मुंह उसके सिम में करो जिस साइड में चल रही होती है। जैसे डंडे को पकड़ खड़े होते हो ना, वैसे पाँव नीचे लगाओ और उसके साथ थोड़ी देर भागो। कभी देखा उसको जो सिलेंडर होता है वो हमेशा सुजुकी जिस समय में जाए उधर को मुंह करके उतरता है, कभी भी पीछे को मुंह करके नहीं उतरेगा। वो आपसे ज्यादा फिजिक्स जानता है, उसको पता करे इधर को मुंह करके उतरूंगा तो बस सर खुल जाएगा। हाँ बस पे बेटा उसका डंडा लगा होता है, जिधर को बस जा रही है उधर को छलांग मारो, डंडा पकड़ फिर भागो। डंडा उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हें साथ भागना है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि मैं अब समझ सकता हूं। जब समझते हो समझ सकता हूं फिर छोड़ दो डंडा, फिर थोड़ी देर जाके रुक जाओ। दीज आर द टेक्निक्स टू। और जो नहीं करेगा पटवारी में कहते हैं खुलना खुल जाए। मैं नहीं समझा। और आपको लगता है ना पीछे गिर जाऊंगा नहीं, ये लिफ्ट की बात कर रहा है। लिफ्ट की जो हाइपर स्टार वो कहता है जो सीढ़ियां वो चलती हुई सीढ़ियां, ठीक है, वो जो चलती हुई सीढ़ियां तुम्हें उठा के ऊपर ले जाती है नीचे, वही उनकी बात कर रहा है ना। हाँ जब नीचे आते हैं तो पेट में कुछ कुछ होता है, ऊपर जाते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे पाँव रखते तो झटका लगता है पीछे को, यार बची पकड़ी, ऐसा ही है। वेरी गुड, आई लाइक बॉय लाइक यू जो कम से कम हर चीज पे सोचते तो है ना बेचारे। वहां गया था कोई गल नहीं, हाइपर स्टार गए थे वापस आ गए, हम हाइपर स्टार गए बस। इट इज एनफ। ओह माय गॉड, छोटे से नियत की निशानी है तो घेर तो चेक कर क्या हो रहा यार, एंजॉय करके और पता करो यार आई लाइक यू। अब लोग तो कहेंगे जाहिल लटका देता है, इसको तो चढ़ना ही नहीं आता, डरता है। और भाई नहीं, ये इंसान है, वो सही कह रहा है, लगता झटका और उससे फसला मोशन आपको समझ आ गई। तो ऊपर का दड़ अभी खड़ा है और नीचे पाँव मुंह कर रखे तो बंदा कहता है मैं तो गया, आई अल्लाह। समझ आया? वो जो सर ऊपर का होता है वो इनर्शिया की वजह से मोशन में रहने की कोशिश करता है और पाँव आगे मुंह कर जाता है, वो पाँव तो उसके ऊपर आ गए तो फिर सीधा खड़ा होना पड़ता है जबरदस्त हो गए। और जैसे ही उतरते हो, समझ आया नहीं है, उधर को मुंह करना नहीं, आगे को मुंह करके उतरना। और फॉर आप समझ आया? ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में मुंह करके उतरना। समझ आया नहीं आया? अब याद रहेगा। So a boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall towards the moving bus. अच्छा, मजे की बात कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो बस की तरफ गिरेगा। किधर को? पीछे, इधर को।
पीछे बस को साथ जाके लगेगा जब छलांग मारे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहते हैं। टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द मूविंग बस, बाहर की सिम्प में, समझ आया? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चारों सिम्तें बता दी हैं, बस की तरफ, बस से दूर, बस की मोशन की डायरेक्शन की सिम्त में या उसके पीछे। और आप सारे घर उधर पीछे गिरेगा। लगता है आप सबको एक दफा मुझे बस में चढ़ाना चाहिए। और फिर उतारना चाहिए, अब उतरो। हाँ, खुल के जाएगा यार। आप लोगों ने तो लाइफ का एंजॉय नहीं किया। आपसे बेहतर तो गांव के बच्चे होते हैं। सुजुकी जा रही होते बच्चे, जब इसके पीछे लटकते हैं, कभी देखें तो भागते भागते उसके ऊपर चढ़ते हैं, और जब उतरते हैं तो थोड़ी देर साथ भागते हैं पकड़ कर। अगर ऐसे छलांग मारे तो सर घूमता है। और अगर वो सुजुकी को पकड़ के भाग रहे हो, सुजुकी को अचानक ब्रेक लगाते हैं तो दांत निकल सकते हैं बच्चे, पता है? वो मोशन में होकर सुजुकी रुक जाएगी, ठुक जाएगी। इसलिए कहते हैं जब बच्चा पीछे गाड़ी के भाग रहा हो तो फिर ब्रेक मत मार, आहिस्ता आहिस्ता मारो ताकि वो बियर कर सके। पहले बात तो गाड़ी को पीछे से पकड़ के भागने नहीं चाहिए, 100 प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये बात समझ आ गई आपको। A string is stretched by two equal and opposite forces of 10 Newton each. अब मैं देखता हूँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना भी आता है या नहीं आता। नेट फोर्स निकालनी अभी तक आई है या नहीं आई? तो बेटा नेट फोर्स का सवाल है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, एक रस्सी को क्या किया गया? स्ट्रेच्ड, खींचा गया। एक रस्सी को खींचा जा रहा है, एक रस्सी खींची गई है। बट टू इक्वल फोर्सेस, दो बराबर कुव्वतों से। ये रस्सी, एक इधर फोर्स लगी, एक इधर फोर्स लगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा, टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन। लो जी, ये भी 10 न्यूटन। तो रस्सी किस सिम्प में मूव करेगी? तो रस्सी का एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रस्सी का मास 0 होगा। रस्सी का मास 0 होगा। मास होगा नहीं होगा? अब जनाब अली सारी सिचुएशन आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है, वो कहते हैं अपनी नस्ल का पता होता है। तो देख लेते हैं। तो a string is stretched by two equal and opposite forces of 10 Newton each. हर फोर्स 10 न्यूटन की। The tension in the string is, रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 0। मुझे बड़ा याद आ रहा, मैंने कहा था बोले बादशाह, अगर रस्सी के दूसरे साइड पे फोर्स ही ना लगे तो फिर टेंशन कितनी होगी? फिर 10 न्यूटन होगी। एक सिरे से आप रस्सी को खींच रहे, दूसरे से खींच ही नहीं रहे, तो कितनी टेंशन होगी? रस्सी में स्ट्रेचिंग होगी, तनाव नहीं होगा, टेंशन ही नहीं होगी। फिर एक सिरे पे 5 न्यूटन, याद आया केस? दूसरे पे 10 न्यूटन की हो, एक सिरे पे 5 न्यूटन की हो, तो फिर टेंशन कितनी होगी? फिर 5 होगी, छोटी फोर्स के बराबर। और जब दोनों सिरों पे इक्वल फोर्स लग जाएगी तो फिर किसके बराबर होगी? किसके बराबर? किसके बराबर? अल्लाह इन बच्चों पे रहम फरमा। अच्छा, गौर से सुनना। रस्सी बांधी, डेली लाइफ से कोई एग्जांपल दे सकते हो वैसे मुझे इसकी? इसी तरह की, दो सिरों पे बराबर और मुखालिफ फोर्स लग रही है। ये तो है ना लगा रहे हैं। कोई ऐसा केस आपको अपने आसपास नजर आ रहा हो कि रस्सी के दोनों सिरों पे बराबर फोर्स लग रही हो? अच्छा, आपने एक वेट को स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए देखा? देखा था? नहीं देखा था? ये आयरन स्टैंड, इस पर ऊपर की सिम्प में कितनी फोर्स लगा रहा था? और ये वेट रस्सी को कितनी फोर्स से नीचे खींच रहा था? अपने वेट के बराबर। दोनों सिरों पे बराबर फोर्स लग रही थी।
लेकिन रस्सी में टेंशन कितनी थी? आपने कहा नेट फोर्स बराबर होगी, हमने कहा था टेंशन ऊपर की सिम्त में, और किस पॉइंट पे निकाली थी? मैंने आपको हमेशा बताया जब नेट फोर्स निकालनी हो तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे निकाली जाती, दोनों सिरों पे बराबर फोर्स लग रही थी। इस पॉइंट पर ऊपर की सिम्त में टेंशन है और नीचे की सिम्त में वेट है, ऐसा ही है। मैंने ऊपर की सिम्त में फोर्स को पॉजिटिव, नीचे की सिम्त में फोर्स को नेगेटिव ले लिया, एफ नेट के बराबर आ गई। इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 नहीं है ना, ये पॉइंट मूव कर रहा है नहीं, एक्सेलरेशन 0, टी माइनस डब्ल्यू 0, ऐसा ही है। टी किसके बराबर आ गया? अल्लाह वालियों, अल्लाह बच्चियों पर रहम फरमाए। किसी एक सिरे पे कोई एक पॉइंट ले लो, टेंशन ही निकालनी है, रस्सी के तमाम पॉइंट्स पे सेम होगी। यहां पर टेंशन निकालना चाहता हूं, नेट फोर्स कैलकुलेट करने लगा हूं। इस पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 2। कितनी लग रही हैं? 2। एक क्या? टेंशन, दूसरा फोर्स, दोनों सिरों पे बराबर लग रही। नहीं समझ आ गया? मुझे नहीं पता टेंशन क्या, बट ये फोर्स किस सिम्त में? नेगेटिव एक्स एक्सिस की सिम्त में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सिम्त में? ऐसा ही है। मैं फोर्स को पॉजिटिव ले लेता हूं, टेंशन को नेगेटिव ले लेता हूं, सुन रहे हो? माइनस टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स। और नेट फोर्स ही है ना बच्चे, बुरी बात। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट बराबर होता है एम ए 0। बोलो तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आना, माइनस टी प्लस एफ, कितना आंसर आ गया? 0। टी को तो ले लो, फोर्स किसके बराबर है? टेंशन। टेंशन किसके बराबर है? फोर्स के। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। तो टेंशन भी कितनी है? अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। 0। भाई नेट फोर्स 0 है, टेंशन 0 नहीं है। और जब भी निकालनी होती है, मेरे ख्याल में अब दोबारा मौका मिले ना मिले मुझे नहीं पता, आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। एक और सवाल इस तरह का है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो किसी एक सिरे पे नेट फोर्स निकालो, पता करो कितनी फोर्सेस अमल कर रही है उस पॉइंट पे। वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है या नहीं, उसकी एक्सेलरेशन 0 है फिलहाल, दोनों सिरों पे बराबर फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स 0 है। तो माइनस टी प्लस एफ 0 आ गया, तो टी किसके बराबर आ गया? एफ क्या? 10 न्यूटन। रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन, चाहे तुम इधर निकाल लो। ये सिरा इस सिरे पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, टेंशन। ये सिरा इस सिरे पे कितने की फोर्स लगा रहा है? तो झगड़ा किस चीज का? इधर भी 10 उधर, तो टेंशन 10 न्यूटन है भाई। और टेंशन छोटी फोर्स के बराबर होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आप कैसे जानेंगे मुझे तो ये समझ नहीं है। नेट फोर्स का फार्मूला याद रखो, निकालने का तरीका याद रखो, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। वैसे भी आप बड़े लायक बच्चे हैं, आगे फिर आपकी मर्जी। अगर एक सिरे पे नेट फोर्स, चलो मैं ये भी कहता हूं, 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक सिरे पे 10 न्यूटन की फोर्स इधर, दूसरे सिरे पे 5 न्यूटन की फोर्स किधर? इधर। बताओ नेट फोर्स कितनी लगेगी? 5 न्यूटन ना? हाँ, तो एफ नेट जो है ये मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इधर को टेंशन और इधर को फोर्स। समझ आया? नहीं आया? पक्का? सोच लो। बराबर होगी, इधर कर लेते हैं, बराबर होगी किसके? माइनस टी कर लेते हैं प्लस एफ। बच्चे किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं समझ आया? ये अगर ओरिजिन होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये था। तो नेट फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। एफ कितनी है टोटल? पक्का? टेंशन कितनी है? तो
पता करनी है, लो माइनस टी, इस 5 को इधर ले और टी को इधर ले, जो टी विल बी 10 - 5 न्यूटन ही है, यही है। नेगेटिव का साइन आएगा, किसका साइन आएगा? तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होने को शो कर दो। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो राइट साइड पे फोर्सेस उनको पॉजिटिव लूं, जो ऊपर की सिंथ में, क्योंकि अब बॉडी रेस्ट पे है ना, इस वजह से नेट फोर्स जब 0 होती है तो फिर मैं यूं करता हूं। किस पॉइंट में? बच्चे ये ले निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकाल, इस सिम्त में क्या है? फोर्स है, टेंशन। समझ आया? सुन रहे हो? अच्छा बताओ, आप नेट किसके बराबर होता है? डरते क्यों? ठीक है, तो मैं इसको F2 कह दूं फिलहाल के लिए। तो F2 नेगेटिव ले लेता हूं और टेंशन अब पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव कर देता हूं। नेट फोर्स कितनी है? पक्का? और किस सिम्त में? नेट फोर्स किस किस सिम्त में? टेंशन की सिम्त में। तो मुझे एक बात फिलहाल बता दो कि अगर नेट फोर्स टेंशन की सिम्त में है, बात समझ आई? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? लेकिन यहां बॉडी की मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है? बॉडी की मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है? ये पॉइंट भी तो एक्सेलरेट करेगा ना इधर को, नेट फोर्स की सिम्त में। तो हम ये कर लेते हैं कि नेट फोर्स के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव ले लिया। अच्छा चलो करते हैं, ये कितने न्यूटन है? ये कितनी है? नहीं यार, F2 कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन की, ठीक है, -5 प्लस टी। अच्छा, अब मेकिंग एन एरर ऑफ द साइन, टेंशन अब भी 5 आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, दूसरे पॉइंट पे जरा अब गौर करें। अभी जो आपकी फोर्स 1 थी, कितने न्यूटन की थी? क्या 10 न्यूटन की फोर्स ही दूसरे पॉइंट बी पे लग रही है? सिर्फ एक सवाल का जवाब है। इस पॉइंट पे तो 10 न्यूटन फोर्स डायरेक्टली लग रही थी, तो ये हमने नेट फोर्स निकाली, ठीक है। मेरा एक सवाल है कि इस पॉइंट पर गौर से सुनो, जब ये 5 न्यूटन की फोर्स इस टेंशन की फोर्स से न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो क्या रस्सी 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स यहां पे लगा सकती है? इस पॉइंट पे लगा सकती है रस्सी? इधर से तो रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना। जैसे यहां पे फोर्स 5 न्यूटन की पड़ी होगी, ये भी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी रह जाएगी इस सिरे पे? यस, ये जो आपकी F1 है, बात जरा गौर से सुनना मेरी भाई। इस F1 के 2 कंपोनेंट्स हैं। कितने? एक कंपोनेंट इसका इस 5 न्यूटन को बैलेंस करने में यूज हो गया इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। किसकी फॉर्म में? टेंशन की फॉर्म। जैसे ही इस पॉइंट पे ये 5 न्यूटन की फोर्स बैलेंस होगी, यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। अब कोई चीज अपोज करेगी इसकी मोशन? नहीं अपोज करेगी, है ना। तो ये पूरी स्ट्रिंग एज ए होल, एज ए वन मैस अंडर द 5 न्यूटन नेट फोर्स, ये याद रखना जो आपकी F1 है। मेरी बात समझ आ गई है? ये नहीं आई? इसके 2 हिस्से बनते। कौन कौन से? एक हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, एक हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन जाकर F2 को न्यूट्रलाइज करता है, और जो बाकी बचा कुछ हिस्सा होता है वो नेट फोर्स बन जाता है।
ये वाला हिस्सा जो है ये इस हिस्से को बैलेंस करेगा। बेटा बात को समझिएगा। तो जैसे ही यहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी, F1 का बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, पूरी रस्सी को एक्सेलरेट करेगा। यहां पे नेट फोर्स क्या आ जाएगी, वो पूरी रस्सी पे अमल कर रही है। लेकिन F1 का सिर्फ एक कंपोनेंट, कितने थे, 2, ये वाला कंपोनेंट इस F2 को बैलेंस कर देगा। और ये जो ये कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी रस्सी को एक्सेलरेट करवाएगा। मेरी बात समझ आ रही क्या? उस साइड पे इसलिए लिखी कि 5 न्यूटन तो टेंशन की फॉर्म में यूटिलाइज होनी है इस फोर्स को बैलेंस करने में। सिर्फ जैसे ये बैलेंस हो जाएगी तो रस्सी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स है, पूरी की पूरी रस्सी एज ए वन मास मूव करेगी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस नेट फोर्स। नहीं समझ आया? फिर ये पूरी रस्सी पे 2 पॉइंट्स ए और बी डिफरेंट नहीं रहेंगे, फिर वो पूरी रस्सी एक पॉइंट बन जाएगी। क्योंकि अब नेट फोर्स तो पूरी रस्सी को मूव करवा रही है ना, सिर्फ पॉइंट बी को तो मूव नहीं करवा रही। तो फिर नेट फोर्स के लिए पॉइंट ए और बी में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स पूरी रस्सी एक्सेलरेट कर रही है। तो F1 का वो कंपोनेंट जो F2 को बैलेंस कर रहा है वो सिर्फ टेंशन है। जैसे ही टेंशन उसको बैलेंस कर रही है, रस्सी मूव करना शुरू कर दी। तो नेट फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी रस्सी की मोशन पे है। नहीं समझ रहे? यहां इस पॉइंट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस। समझ आ? एक 5 न्यूटन की और ये टेंशन, रिबागों से सुनना, कितनी लगाओगे यहां पे? जैसे ये हिस्सा बैलेंस हो जाएगा, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो क्या रस्सी यहां पे टिकेगी? ये रस्सी यहां पे क्यों रुकी हुई है? इस 5 न्यूटन की फोर्स की वजह से। जैसे ही टेंशन इसके इक्वल होगी, ये मूव करना शुरू कर देगी। इस सिम्प में तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं रहेगी। तो फिर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज ए वन बॉडी मूव करेगी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स। इस सिरे पे जो बैलेंसिंग हो रही है, जो फोर्स F, अब टोटल फोर्स सिर्फ टेंशन नहीं है। इस सिरे पे जैसे ही फोर्स F1 का F1 लगेगी यहां पे विद द स्ट्रिंग लग रही है, कि आप स्ट्रिंग की मदद से यहां पे कितनी फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हो? अपोजिट डायरेक्शन में कितनी है? 5 न्यूटन। जैसे 5 न्यूटन से आगे बढ़ेगी तो कौन सी फोर्स बन जाएगी? अब 6 न्यूटन की फोर्स लगा दे तो 5 इन द फॉर्म ऑफ टेंशन जो है वो इसको बैलेंस कर देगी। क्या उसके बाद इसको अपोज करने वाली कोई फोर्स रहेगी? नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी ना। वो फोर्स किसी और फोर्स को बैलेंस करेगी? नहीं करेगी। फिर वो एज ए होल इस पूरी स्ट्रिंग पे लगेगी, और ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं मूव करेगा, पूरी स्ट्रिंग मूव करेगी। स्ट्रिंग का हर पॉइंट, तो स्ट्रिंग एज ए वन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी नेट फोर्स के। और रस्सी का पूरा मास एक्सेलरेट हो रहा है, रस्सी का सिर्फ ये एक पॉइंट एक्सेलरेट नहीं हो रहा। वो जो 5 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही है वो सिर्फ इस एक पॉइंट पे नहीं लग रही, तो इन तमाम पॉइंट्स पे लग रही है, और उसमें पूरा का पूरा मास एक्सेलरेट हो रहा है रस्सी का। सिर्फ पॉइंट बी एक्सेलरेट नहीं हो रहा। क्या सिर्फ पॉइंट बी का मास ही आप उसमें इंक्लूड करेंगे? जो 5 न्यूटन की फोर्स है वो पूरी रस्सी पे लग रही है नेट फोर्स। टेंशन सिर्फ इसको बैलेंस कर रही है। तो F1 के 2 हिस्से बनते हैं, एक ऐसे नेट फोर्स अमल करता है और एक टेंशन की फॉर्म में F2 को बैलेंस करता है। इसका एक कंपोनेंट क्या होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन में। रिमेनिंग कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, पूरी रस्सी को एक्सेलरेट करता है। पूरी रस्सी पे नेट फोर्स है, रस्सी के सिर्फ उस पॉइंट पे नहीं। सो आई वाज, समझ आया? तो लिहाजा टेंशन अब भी कितनी होगी?
क्या क्या कह रहे हो? हाँ, नेगेटिव 5 न्यूटन। इसकी अपोजिट होगी ना, अब भी 5 न्यूटन की नहीं समझ रहा। रस्सी उस पॉइंट पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद मजीद फोर्स लगाएगी, फिर तो पूरी रस्सी मूव करना शुरू हो गई ना। तो उसके बाद रस्सी 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स वहां पे लगा ही नहीं सकती। किस पे लगाएगी, किसको अपोज करेगी 5 न्यूटन से आगे? तो 5 न्यूटन के बाद पूरी रस्सी एज ए वन ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरह पे जो फोर्स है वो भी टेंशन 5 न्यूटन की, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। बोथ आर अपोजिंग ईच अदर। इशू रिजॉल्व्ड या नहीं? अच्छा, अगर ये नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। आई हैव टेकन दिस, तो नेट फोर्स यहां पे 0 है। क्योंकि इस सिरे पे याद रखिएगा, इस सिरे पे 5 न्यूटन से ज्यादा टेंशन फोर्स लगा ही नहीं सकती। तो 5 न्यूटन के बाद पूरी रस्सी ने मूव कर रहे हैं, पूरी रस्सी ने, सिर्फ इस पॉइंट ने नहीं। और हम कहते हैं व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मास, तो जो नेट फोर्स है वो पूरी रस्सी पे लग रही है। पूरी रस्सी का मास निकालो, फिर रस्सी को एज ए पार्टिकल ट्रीट करना पड़ेगा नेट फोर्स के लिए। सिमिलरली आप कहेंगे सर फिर इसका मतलब ये है जो आपने यहां पे किया है वो भी क्या है? लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, यहां पे जो टेंशन इंट्रोड्यूस हो रही है वो इस 5 न्यूटन की वजह से हो रही है, इसकी वजह से। इससे ज्यादा ये इस सिरे वाली फोर्स, लेकिन वो जो ये सिरा है ये 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स भी लगा सकता था, लेकिन दूसरे सिरे पर बैलेंसिंग के लिए सिर्फ 5 ही चाहिए, 5 से ज्यादा लग ही नहीं सकती। तो F1 का वो हिस्सा जो रस्सी के तरीके से दूसरे सिरे पर असर करेगा 5 न्यूटन ही, तो 5 न्यूटन ही। रस्सी के दूसरे सिरे पे अपोजिशन कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन की। उसके आगे कौन सी अपोजिशन है जो आप रस्सी और फोर्स लगाए? जैसे आप एक ट्रक यहां बांधकर मूव करवा रहे हैं, आगे वाला ट्रक 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, पीछे वाला ट्रक जो इसको पीछे की सिम में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की। तो पहली बात तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है इसका सिर्फ एक हिस्सा तो ट्रक को बैलेंस करेगा, जो पीछे की सिम में 5 न्यूटन की फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगा रहा है ना, पहले तो इसका एक हिस्सा उसको बैलेंस करेगा। अब जो बाकी बचेगा वो उसको मूव करवाएगा, रस्सी को भी और इसको भी और इसको भी, फिर वो पूरे सिस्टम को मूव करवाएगा। फिर पूरे सिस्टम का टोटल मास निकालना पड़ेगा, M1, M2, M3। नेट फोर्स इन तीनों को मूव करवाएगी सेम एक्सेलरेशन के साथ। तो रस्सी का वो, रस्सी के जरिए से पीछे वाली बॉडी पे सिर्फ कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? 5 न्यूटन की। उसके बाद रस्सी और लगा ही नहीं सकती। जो बाकी 5 न्यूटन बचती है फिर वो पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करती है, सिर्फ रस्सी को नहीं करेगी। अब पीछे वाले ट्रक को भी करेगी, आगे वाले को भी करेगी और रस्सी को भी करेगी। तो फिर वो टोटल मास जो अंदर था नेट फोर्स एक्सेलरेट हो रहा है वो सिर्फ रस्सी नहीं है, हमें सबको एज ए वन पार्टिकल, फिर ये पूरा एज ए सिस्टम ट्रीट होगा। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में तमाम पार्टिकल्स का मोमेंटम निकाल के मैटर करते हैं और फिर आगे जाते हैं। दिस इज द इशू। तो ये जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं आपको क्या लगा। तो रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी 10 न्यूटन की होगी। जब दोनों सिरे पे फोर्स बराबर लगेगी तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। नेट फोर्स अब क्या हो जाएगी? 0। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो आप किसी पॉइंट पर चाहे इधर निकालना चाहे इधर निकालना, जब दोनों सिरे पे बराबर फोर्स लगेगी, जैसे ये है, अभी आप यहां पे अब नेट फोर्स निकालें तो 10 ही चाहिए। नहीं समझ आया? इधर से इधर कितनी लगेगी? 10 के आगे जो है फिर हम उसकी बात बाद में करें। तो इधर को भी 10 ही लग रही है और इधर को भी कितनी लग रही है? 10 ही लग रही है, और दोनों बैलेंस कर देती है। तो नेट फोर्स 0 थी, तो टेंशन वेट के बराबर जैसे आ जाती है ना। यार इसको इस तरह कर लो, ये वर्टिकल केस का उसको हॉरिजॉन्टल कर लो, तो केस तो यही बनता है, यही केस है ना। तो सो देयरफॉर
टेंशन किसी एक फोर्स के बराबर होगी, वहां पे नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे तो कोई बॉडी मूव नहीं कर रही ना, तो ओवरऑल सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। नेट फोर्स समझ आया? पूरे सिस्टम की बात होती है नेट फोर्स की। नहीं समझ आया? याद है जब हम बात कर रहे थे कि पूरे सिस्टम पे जो इम्बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो हम बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो पूरे सिस्टम पे लगती है। सो देयरफॉर चलो जी, अच्छा हुआ मेरा भी भूला हुआ सब मुझे याद आ। आगे चले। द मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस व्हेन एक्सेलरेटेड। किसी बॉडी को जब आप एक्सेलरेट करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका मास कम हो जाता है। मास चेंज होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है। इंक्रीजेस व्हेन एक्सेलरेटेड, डिक्रीजेस व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी। जब बॉडी हाई वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका मास डिक्रीज कर जाता है। ये नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन नहीं है इनमें से, कोई भी नहीं है। अब बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं, बॉडी का मास एम ही रहेगा। डिसेलरेट करते हैं, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। बेशक हाई वेलोसिटी से मूव करवा दें फिर भी नन ऑफ द अबव। फिर हाल आपको क्या, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जाके फिर बात कुछ और हो जाएगी, फिर बात कुछ और हो जाएगी। वहां पे फिर कहेंगे मास इंक्रीज कर जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप कहें नहीं, मास चेंज ही नहीं होता। मास चेंज आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे ना। सो देयरफॉर आप न्यूटोनियन वाली बातें करें कि मास कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता। Two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of body is, बताओ क्या होगा? कौन सा केस है, पहले वाला दूसरे वाला? पहले वाला है। कोई टेबल पे थोड़ी पड़ी हुई है बॉडी। वर्टिकली मूव कर रहे हैं भाई, तो क्या होगा? क्या होगा? हम m1 को ग्रेटर लेते हैं, स्मॉलर लेते हैं, तो कौन सा, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला? क्योंकि m1 बड़ा है, उसको m2 अपोज करेगा। m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने पहली इक्वेशन में से दूसरी को ऐड करके निकाला था, याद आया नहीं यार? इस पर नेट फोर्स क्या लगती है? टेंशन ऊपर की सिम्त में और वेट m1 g नीचे की सिम्त में। तो m1 g माइनस t इसकी इक्वेशन आई थी। इसकी क्या आई थी? टेंशन ऊपर की सिम्त में और वेट m2 g नीचे की सिम्त में था। तो ये क्या आया था? t माइनस m2 g। तो हमने जब एडअप किया था तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गई थी और आंसर आया था m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर हुआ? Which of the following is the unit of momentum? कौन सा यूनिट है मोमेंटम का? न्यूटन मीटर। अच्छा चलो शुक्र है। When horse pulls a cord, the action is on the earth. जब एक घोड़ा खींचता है किसको? कॉर्ड, छकड़ा पता है? जिसके नीचे एक टायर होता है। यहाँ आपका हॉर्स होगा, ये उसकी गर्दन होगी है, और वो आपका घोड़ा जो है इसको खींचेगा। अब घोड़ा भाई गलत बन गया, ऊंट बन गया, ठीक है? तो ये जब ये खींचेगा तो ये किस पे एक्शन करेगा? ये किसको पुल किसको कर? तो एक्शन किस पे है? जमीन पे, छकड़े पे, घोड़े पे, अर्थ एंड कॉर्ड दोनों पे। तो जमीन को पीछे को धक्का देगा, जमीन इसको आगे धक्का देगी। ये साथ ही साथ छकड़े पे भी फोर्स लगाएगा। जब जमीन इसको आगे धक्का देगी ना, तो ये उस धक्के की वजह से छकड़े को आगे खींचेगा और छकड़ा इसको पीछे खींचे। दो काम हो गए। ये पांव से पहले जमीन पे फोर्स लगाएगा, जमीन इसको आगे धक्का देगी और उस धक्के की वजह से ये छकड़े को
पे फोर्स लगाएगा, वो एक्शन हो गया। खींचेगा तो यही ना, इसने जमीन को धक्का दिया, जमीन ने इसको धक्का दिया, और उस धक्के की वजह से ये कार्ड को खींचेगा, और कार्ड इनर्शिया की वजह से इसको पीछे खींचेगा। तो एक्शन किस पे होगा? अर्थ एंड कार्ड दोनों, इस पे भी एक्शन करेगा और इस पे भी एक्शन करेगा। समझ आया? ये जमीन को पीछे पुश करेगा और छकड़े को पुल करेगा। ये जमीन को पुश करेगा, जमीन इसको पुश करेगी, ये छकड़े को पुल करेगा, छकड़ा इसको पीछे को पुल करेगा। तो पुल किस पे हो रहा है? छकड़े पे। एक्शन है। वैसे तो दोनों पे हो रहा है ना एक्शन, जमीन को पुश, लेकिन पुल्स द कॉर्ड, तो पुलिंग की तरह उसको जमीन को पुश करना पड़ता है और छकड़े को पुल करना पड़ता है। एट ए टाइम दो जगह पे एक्शन कर रहे हैं, जमीन को पुश कर रहा है, छकड़े को पुल कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर वो ये कह दे कि ये खींच रहा है, अब कैसे खींच रहा है इसको छोड़ो, तो फिर जो पुल है वो छकड़े पे है, वो एक्शन है, और छकड़ा इनर्शिया की वजह से इसको पीछे खींचेगा। रिएक्शन की वजह इनर्शिया होता है, तो वो रिएक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज़ ऑफ द इनर्शिया, वेट नहीं, इनर्शिया की वजह से छकड़ा उसको पीछे खींचेगा। बात समझे हो कि नहीं समझे? पता नहीं क्या समझे हो। अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा, चुप रहो। अभी हमने पीछे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, कितनी देर लग गई? तकरीबन आधा घंटा। और आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आगे वाला करते हैं, बाकी छोड़ो, है ना? आप लोगों में और आपके टीचर्स में यही फर्क है। हमारे टीचर्स में भी यही फर्क था कि वो सोचते थे चीजों में, वो खुश होते थे जब कुछ सोचने की चीज मिलती थी। आपको सोचने का, आप बैठ जैसा पकड़ के बैठ जाना, अल्लाह ये सवाल क्यों नहीं हो रहा? मुक्ता की बात सोचें यार, कोई अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आज। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन? नहीं समझ आया? नीचे दिए गए मटेरियल में से कौन सा मटेरियल, मटेरियल कहते हैं मवाद को, मादे को, कौन लोअर करता है? नहीं, कम नहीं होगी, कौन कम करेगा? लोअर्स, कौन कम करेगा फ्रिक्शन को व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? क्या कह रहे हैं? एक मेटल दूसरी मेटल पर रगड़ खा के चल रही है, समझ आया? व्हील्स घूमते हुए देखे ना, तो मेटल के ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस पर रगड़ खा के चल रही है। आप दोनों के दरम्यान में मटेरियल दे दो तो वो रगड़ कम हो जाती है। दरवाजे देखियो, दरवाजे देख, इसका कुंडा जब आप लगाते हो तो जो गोल छल्ला ऐसा जिसके अंदर ये कुंडा मूव करेगा, ठीक है? तो आप क्या करते हो, वो जो रॉड है, बोल्ट सॉरी, उसके ऊपर तेल लगाते हो, उसके ऊपर भी तेल लगाते हो, देन कुंडी लगाना, वरना कुंडी ची 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 कर रही होती है ना। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, तो दरवाजा बड़ी आसानी से बंद हो जाएगा। समझ आया? दरवाजे आवाजें दे रहे हो तो क्या हो रहा होता है, मेटल की एक सरफेस दूसरी पे मूव कर रही होती है और वो खुश्क हो चुकी होती है। तो जैसे आप तेल लगाते हैं, दोनों सरफेसेस के दरम्यान में तेल की लेयर आ जाती है, आवाज भी बंद हो जाती है। वजह क्या? अब वो आपस में रगड़ नहीं खाते, एक सरफेस भी तेल पे मूव करती है, दूसरी भी तेल पे मूव करती है, दरम्यान में तेल की लेयर। अब फ्लूइड फ्रिक्शन बन गई। क्या बन गई? वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, एयर या ऑयल, मैक्सिमम आप क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं। क्या? फाइन मार्बल पाउडर, चूना नहीं होता, चूना ये लगाते हैं मुलायम करने के लिए। स्लेटी का भी देखिए, स्लेटी काम जब छोटे होते थे तो हम अपनी तख्तियों पे जब गाची लगाते थे, तो गाची के बाद कुछ लड़के ना स्लेटी पकड़ के रगड़ते थे, कहते थे मुलायम हो गई। कुछ लोग लगाते हैं ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का नहीं होता, बड़ा मुलायम होता है ना, तो ये भी लगाते हैं, उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। और वाटर, पानी, हाँ, ऑयल, मैक्सिमम ऑयल हम लगाते हैं। तो यहां तक किसी को मसला हो? क्लियर हो गया? अब जनाब अली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली क्या? इनर्शिया, दूसरी है मोमेंटम, तीसरी है फोर्स, चौथी है फ्रिक्शन, पांचवी है सेंटीमीटर। अब इस चैप्टर में आपने इनर्शिया भी पढ़ा, मोमेंटम भी पढ़ा, फोर्स भी पढ़ी,
एक चीज नहीं पूछी, वही पूछ लेनी चाहिए थी, वेट नहीं पूछा। वो भी हमने पढ़ी थी ना एज ए फोर्स। तो आगे चलते हैं। डिफरेंस बताइए जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट? कर लो फिर। एक्शन एंड रिएक्शन मैं बता चुका हूं, मैं 7-8 डिफरेंस बताए, मुझे पता है। एक्शन और रिएक्शन में क्या फर्क होता है? बोलो ना, बोलो ना। एक्शन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड, जो किसी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एक्शन। और रिएक्शन क्या होता है? ये रिजल्टेंट नहीं होती, रिजल्टेंट और चीज है। It is the resistance offered by a body against the applied force because of inertia. ठीक है? In response of applied force, the force, नहीं समझ आया? बात समझ आई? आपने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, दूसरी बॉडी ने क्या किया? रिएक्शन करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी बिकॉज ऑफ, या अप्लाइड बाय ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो एक बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से दूसरी बॉडी पे लगाती है दैट इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। नहीं समझ आया? द फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑन एन अदर बॉडी इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। आप किसी बॉडी को धक्का देंगे, वो आपको धक्का देंगे, ऑटोमेटिकली धक्का देंगे, ऑटोमेटिकली धक्का देंगे। क्यों? उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जिस वजह से वो फोर्स लगती है ना, उसको कहते हैं जुनूद की कुव्वत, इनर्शिया की फोर्स। अल्लाह ने ये नेचुरल एबिलिटी रखी है ऑब्जेक्ट। समझ नहीं आया ना? आया और क्या है ना? वो शहरोज कह रहा है जी मैं कौन सा पढ़ना? पढ़ ले अल्लाह वाले, पढ़ ले पढ़ ले। बताओ मैंने क्या बताया? रिएक्शनल फोर्स की डेफिनेशन बताओ, शहरोज नहीं बताएंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। उसके बाद बाय ए बॉडी, ऑन ए बॉडी क्या होगी? एक्शन होगी। द फोर्स, हाँ, ऑफर्ड बाय ए बॉडी, वो फोर्स जो एक बॉडी पेश करती है नेचुरली, ठीक है, ठीक है। द फोर्स ऑफर्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स इनर्शिया अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, अगेंस्ट द, उसके खिलाफ। नहीं समझ आया? ये दूसरी डेफिनेशन मिली। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। द फोर्स offered by a body, applied by a body due to its inertia against the applied force, against the inertia की वजह से एक बॉडी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगाती है, that is the reactional force। बात नहीं समझ आ रही है? मैं मैक्सिमम बच्चों से अक्सर पूछा करता हूं, इनर्शिया नहीं, रिएक्शनल फोर्स किस वजह से लगती है? इनर्शिया की। अब मैं सोचता था यार, तो गुब्बारा हवा को बाहर को धक्का देता है, ठीक है, हवा गुब्बारे को क्यों आगे को धक्का देती है? सोचता रिएक्शन करती है, ठीक है, पता रिएक्शन करती है, गुब्बारा आगे जाता है ना, मतलब क्यों? सोचता रहा। आपको तो प्लेट में रख, फिर अचानक एक दिन दिमाग में आया कि जनाब इनर्शिया, मैस, एयर का मैस होता है, होता है मैस, अपने मैस की वजह से एयर उसको पुश करती है ना, इनर्शिया की वजह से। ओ इतना पुश हुआ, क्या बताऊं, वो बारह उसको बाहर को पुश कर रहा और हवा उसको अंदर को, हवा उसको कह रही मैं नहीं जाना, नहीं समझ आया? दोबारा उसको दबा के बाहर निकाल और वो अपोज कर रही। तो जब भी आप उस हवा को मूव करवाएंगे तो क्यों अपोज करेगी वो? कि तो वो इनर्शिया है,
जो रिएक्शनल फोर्स की रिस्पॉन्सिबल इनर्शिया इनर्शिया इनर्शिया। परिंदा हवा को नीचे धक्का देता है, हवा परिंदे को किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। नहीं समझ? forces are always generated in pairs. जोड़े की शक्ल में कुव्वतें जन्म लेती हैं, अकेली अकेली नहीं। जब भी किसी पे फोर्स लगाने जाओ तो सोच लेना आगे से भी लगेगी, और वो कुदरत की फोर्स होगी, बराबर लगेगी। अल्लाह जुल्म नहीं करता, ऑटोमेटिकली। चलो आगे चले। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है? क्या और क्या फर्क में डेफिनेशन नहीं देनी है, और क्या देना, और क्या देना? फर्क में और क्या बताना है? मास और वेट के फर्क में मैंने बड़ी चीजें लिख पाई हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन के फर्क में चले एक एग्जांपल डाल देते। ठीक है, द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द पुश ऑफ द बर्ड ऑन द एयर इज एक्शन। नहीं समझ आया? एंड द पुश ऑफ एयर ऑन द बर्ड इज रिएक्शन। द पुश ऑफ रॉकेट ऑन द गैस इज एक्शन, and the push of gas on rocket is reaction. नहीं समझ आया? पता नहीं क्या समझे हो। सर most welcome to your examples. I like your examples, but you will have to give. The push of gun on the bullet is action, and the push of bullet on the gun is बस। अब बोलते जाओ ना यार, अब बोलते जाओ। नहीं समझ आया? अच्छा बात सुनो, इसको जमीन खींच रही है, तो जमीन का इसका पुल क्या है? इसका वेट है ना। जमीन जो इस पे फोर्स लगा रही है, इसका वेट। क्या ये जमीन को खींचेगा? जमीन इसको नीचे खींच रही है, मूव कर नीचे। क्या ये जमीन को ऊपर खींच रहा है? बोलो खींच रहा है सर। तो खींचेगा ना, इसका भी एक फील्ड है, ये भी खींचेगा। एवरी एक्शन देयर इज। अब मजे की बात, फिर बंदा सवाल पूछता है, जितना जमीन खींच रही है, ये भी जमीन को उतना ही खींच रहा है। जमीन इसके वेट, अच्छा ये भी उतना ही खींच रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जमीन कब को 10 न्यूटन की फोर्स लगा के खींच रही है, कब भी जमीन को 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है? कौन कहता है जी? भाई इसके छोटेपन पे मत जाइए, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। आप इस कप के साथ रस्सी बांध के इसको ऊपर खींचो तो 10 न्यूटन से नीचे खींचेगा ना? और आप कितने न्यूटन से ऊपर खींचोगे? चीजों के छोटा होने से उनका असर खत्म नहीं होता। कहते हैं छोटी सी चूंटी जब हाथे की सूंड में घुस जाए ना, तो उसे बिजली डांस करवा देती है। तिनका होता बहुत छोटा है, लेकिन आग में घुस जाए ना तो बंदे की नानी याद करवा देती है। तो चीज के साइज में मत जाओ, असर पे जाओ। एक्शन रिएक्शन इक्वल है, ये अपने इनर्शिया की वजह से, यही तो है इनर्शिया, बराबर का जवाब देता है, नेचुरल एबिलिटी। हाँ ये बात है, आप कहें नहीं इसका साइज छोटा था, आपको लगे, लेकिन इसने काम अपना पूरा किया। समझ आया? नहीं आया? आगे चलें। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है? पहला फर्क ये है कि the friction between two surfaces during sliding, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर रगड़ खा रही हो, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन होगी दैट इज द स्लाइडिंग। और ड्यूरिंग रोलिंग जो होगी, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग रोलिंग। यार ये नहीं पूछा हूं, उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन का फर्क पूछा बस। ये भी फ्रिक्शन है, वो भी फ्रिक्शन है। हाँ आपसे पूछे, हाँ जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होती है, रोलिंग कम होती है, क्यों? Because during the rolling friction there is no breakdown of cooled welds between the two surfaces. But during sliding तो cooled welds टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, और यहाँ पे cooled welds टूटते ही नहीं,
रप्चरिंग की कोई नहीं होती कूल वेल्ड्स की, तो आपको कूल वेल्ड्स को तोड़ने के लिए फोर्स ही नहीं चाहिए, बस क्या करना है, एक पॉइंट पे जुड़ना है, दूसरे से उठना है, सिंपल। लिख लोगे, पता नहीं क्या लिखोगे, समझ आ गया? चलो यार एक और चीज आपको दिखाता चलो। ये एक्शन क्या, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ इट्स एक्शन, द फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ, ये भी लिख दो दूसरी डेफिनेशन, द फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन, द फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन के जवाब में जो फोर्स बॉडी अप्लाई करती है वो रिएक्शन। कितना मजेदार डेफिनेशन है ना, लेकिन इसको याद कर लोगे ना तो पास हो जाओ। और सर प्रॉब्लम ये है ना, याद नहीं करना, याद कर लेंगे इज्जत हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी तो मामा पापा खुश हो जाएंगे, यही तो करना नहीं है हमने। क्लियर है सर? स्लाइडिंग तो आपने कहना द फ्रिक्शन, डायरेक्ट डेफिनेशन करो, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग स्लाइडिंग, वही डेफिनेशन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यूरिंग रोलिंग, ड्यूरिंग रोलिंग होगा तो रोलिंग है, ड्यूरिंग स्लाइडिंग होगा तो स्लाइडिंग। नहीं समझे ना? हाँ समझना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विच इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, कौन है, या व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज लॉ of inertia, ability of a body to resist any change, वो चेंज क्या होगा, फोर्स होगी, to resist any applied force that changes its state of rest or state of uniform motion। मुझे यही खौफ था, वही हो जो आपने, वो जिसका डर था वो आपने कर दिया। बेटा अगर पूछा जाए व्हाट इज इनर्शिया तो फिर जवाब ये कानून पूछा जा रहा, कानून। So you will have to write the statement that first law of motion is called law of inertia and it states that what? Every body continues। सुन रहे हो? समझ आया? First law of motion is called law of inertia। को बंदा ये पूछ ले what is inertia पे बताना है, the ability of a body to resist any change in state of rest or state of uniform motion in a straight line is called inertia। Ability to resist, first law of motion is the law of inertia and it states that every body continues, every body retains its state of rest, state of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by some external force impressed upon it or applied upon it। सुन रहे हो? सोचा करो, बोलने से मिलेगा, बोलने से इज्जत मिलेगी, सोचने से मिलेगी, और तुमने इन खोपड़ियों को संग लगाया हुआ। नेक्स्ट, why it is dangerous to travel on the roof of a bus, एक बस की छत पर सफर करना डेंजरस मतलब खतरनाक क्यों होता है छत पर, तो बताइए। बस की छत पर बैठकर सफर करना खतरनाक क्यों होता है, सवाल समझ? वाई, क्यों, इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है। वाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल, कि आप सफर करें ऑन द रूफ, छत पर। व्हेन अ बस is in running position then everybody in the bus is also in motion। आपने कहना it is dangerous to travel on the roof of a bus because, ठीक है, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा टर्न लेगा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब एक तो ये लिखा हुआ है the person tries to travel on the bus on the roof of a bus then he may lose his balance and he may fall down so it is dangerous। but why, क्यों गिरेगा, बैलेंस क्यों? when a bus takes a turn, ठीक है, क्या होगा, the person sitting on the roof of bus
will move outward. Will move. जब बस टर्न लेगी तो वो क्या करेगा? वो आउटवर्ड की मूव करेगा और हो सकता है वो नीचे गिर जाए, हो सकता है वो, एंड ही मे फॉल आउटवर्ड द टर्न. जब बस मोड़ काटेगी तो वो बाहर की जानिब गिरने की कोशिश करेगा. When the driver will apply the brakes, because of his or her inertia, he will fall in front of the bus. When the driver will accelerate the bus, क्या होगा? He may fall in the backward direction. ठीक है? नहीं समझ आया? ठीक है? Because of his or her inertia. समझ आया? When a person travels on the roof of a bus, because of his or her inertia, he may fall from the roof of bus due to its inertia when the bus will changes its motion. अब मोशन में चेंज लाने का मतलब है ब्रेक भी लग सकती है, बस मोड़ भी काट सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है. जब बस टर्न लेगी तो वो आउटवर्ड का टर्न करने की कोशिश करेगा. बस ब्रेक मारेगी तो बस के आगे गिरने की कोशिश करेगी. बस एक्सेलरेट करेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ही विल ट्राई. बॉडी कहेगी नहीं स्पीड कम भी रहे तो बॉडी पीछे को मूव करेगी, बस आगे चली जाएगी. और बस की छत पे फ्रिक्शन क्या होती है ना, फिसल कर पीछे गिर जाएगी. ब्रेक मारेगी फिसल कर आगे गिर जाएगा, टर्न लेगी फिसल कर बस की छत से साइड पे गिर जाएगी, नहीं सीधा खाई में जाके गिरेगा. जब टर्न लेगी उड़ता हुआ जाएगा. क्यों? डायरेक्शन चेंज हुई, उसकी बॉडी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगी. बस नीचे से निकल जाएगी, वो सीधा जाएगा. सुन रहे हो? नहीं समझ आ रहा? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलिए. इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस because बोलिए. Because of following reasons. Number 1, when the moving bus will take the turn, ठीक है, the person traveling on the roof of bus will move outward. ठीक है, will fall outward. ये जैसे नीचे लिखा हुआ, ये will move outward. The person sitting on the roof of the bus will fall outward. ठीक है, समझ आ नहीं है? Will move outward. Clear one? He may fall down because of its inertia. अपने inertia की वजह से. He will move outward because of its inertia and may fall down. May an accident occur. हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और नीचे गिर जाए. Therefore it is dangerous. Number 2, when the driver will apply the brakes or, ठीक है, following reasons है ना, तो क्या होगा? He will fall in front of the bus because of its inertia. ठीक है, ठीक है, अब बात समझ आ गई. तीसरा ऑप्शन, when the driver will accelerate the bus, he may fall backward. ठीक है, in front of the bus, ठीक है, या in backward direction, ठीक है, of the bus, due to his inertia, due to his or her inertia, and he may fall down, और उसको नीचे गिर सकता है. So it is dangerous to travel on the roof of a bus because of these reasons. 3 चेंजेस ही आ सकते हैं. या तो मोशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन है, अब वो इनर्शिया की वजह से आगे गिरेगा. अगर इंक्रीज करेगा तो पीछे गिरेगा, और अगर बस टर्न लेगी तो फिर आउटवर्ड द टर्न गिरेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया. क्लियर हो गया? ये 3 रीजंस हैं, अब मैंने बोल दिए हैं, लिखेगा कम. नंबर 1 नंबर 2 कर लोगे? ओके या नहीं? देख लेना, लिख के चेक कराओ तो कुछ और ही लिखा हुआ हो.
अच्छा, व्हाई डज ए पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ टर्न? तो क्या जवाब देना? ए पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन ए बस टेक्स ए टर्न ड्यू टू his or her inertia. Simple stop, nothing more than this. ठीक है? ड्यू टू हिज इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से, ठीक है, बैठ जाओ, बिकॉज ऑफ हिज और हर इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से। प्रॉब्लम किसी को समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? आगे चलो। ड्यू टू इट्स इनर्शिया he tends to move in the straight line. He falls outward due to his or her inertia, because due to inertia a body tends to move in a straight line. अब जैसे एक बस टर्न लेगी तो वो आउटवर्ड गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करेगा बस स्ट्रेट लाइन पे जाए, अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की टेंडेंसी है बॉडी की स्ट्रेट लाइन, नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की होती है स्ट्रेट लाइन में। समझ आ? नेचुरल टेंडेंसी। जब वो बस टर्न लेगी तो वो आउटवर्ड क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। द बॉडी टेंड्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सो देयरफॉर द पैसेंजर विल फॉल आउटवर्ड। क्लियर हो गया? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। प्रॉब्लम किसी को